नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2023। तो जानेंगे मॉर्निंग शिफ्ट एग्ज़ाम के बारे में कि कैसा रहा आज का एग्ज़ाम। टफ था, मुश्किल कौन से टॉपिक से, कहाँ से क्वेश्चन आए थे। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर वन के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर टू के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में इनडायरेक्ट टीचिंग से क्वेश्चन आया था, लर्निंग डिसीज से आया था, की बिहेवियर से आया था, टीचिंग मेथड से आया था। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आया था। रिसर्च हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड में, इंपेरिकल रिसर्च से आया था, और डिडक्टिव इंडक्टिव से आया था, और सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। कंपेरिजन था ग्लोबल एजुकेशन से रिलेटेड, ईजी था। कम्युनिकेशन में देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, हार्ड डिस्क, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था। यूनिट 5 में देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, और ट्रेन का क्वेश्चन था, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में देखिए यूनिट 6 में अनुमान फैलिसीज वगैरह के क्वेश्चन थे। देखिए, अगर मैं बात करूँ डाटा इंटरप्रिटेशन की, लेवल इजी था। आईसीटी में देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन था, फुल फॉर्म थी, डिजिटल इनिशिएटिव से था। ठीक है, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अर्थक्वेक से क्वेश्चन था, नेचुरल गैस से, ओजोन लेयर से, और पोल्यूशन से क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन में देखिए गवर्नेंस से और स्कीम्स थी, और साथ में एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन थे। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से करिए। तो ये क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन था और इसमें ये क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर के। एग्जाम में एक एमसीक्यूज आया था, एटीएम की फुल फॉर्म बताइए। आप सभी के पास एटीएम है, ठीक है, तो उसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, कहीं भी लिखा होता है एनी टाइम मनी, तो वो गलत है। असली फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे करके देखिए क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस है, वहाँ पे 2 ऑप्शन को चूज़ करना था, तो मुझे वो पता नहीं चल पाया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का बता रहा हूँ। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो आंसर था जामिया। देखिए, पंजाब पंजाबी स्टेट है, ये भी स्टेट है, और जामिया जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत योजना। अब देखिए, इनमें से क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन क्या था? देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए क्वेश्चन था, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके फुल फॉर्म क्या है, ये होता क्या है। तो देखिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ABRY, आत्मनिर्भर भारत योजना हैज़ बीन लॉन्च टू इंसेंटिव employer for creation of a new employment along with social security benefits and restoration of lost employment during COVID-19 पैंडमिक। अब देखिए, कोविड-19 जो पैंडमिक आया था, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो उसको देखिए फिर से, ठीक है, जिन्होंने अपनी जॉब खो दी थी, फिर से रीस्टोर करने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत योजना खोली गई है। द स्कीम हैज़ कमेंस्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 एंड शैल रिमेन ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयर्स एंड न्यू एम्प्लॉयज़ अप टू 30 जून 2021। इनकी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 30 जून तक रजिस्ट्रेशन चला। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट विल पे द सब्सिडी फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि देखिए, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट पे करेगी 2 साल के लिए। यानी कि जब भी उन्होंने, मान लीजिए कि 2020 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, ये जून 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो तब से लेके 2000, ठीक है, मान लीजिए 2020 में का तो 22 तक, 21 में का तो 23 तक, 2 साल के लिए आपको गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, वैसे आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? अपना काम खुद करना। ठीक है, ये थी योजना।
सो नेक्स्ट देखिए सोलर एनर्जी का रैंक आया था फिर से। सो देखिए राजस्थान सबसे ऊपर है। कई चैनल वाले आपको कर्नाटक दिखाएंगे, लेकिन कर्नाटका था मार्च में, लेकिन अभी क्या है, राजस्थान सबसे ऊपर है। आप खुद से यूट्यूब से चेक कर सकते हैं और गूगल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान सबसे ऊपर है, तो रैंक क्या है, राजस्थान का सबसे ऊपर है। सो देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फाइंड द रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है। सो ये सीरीज़ थी, तो ठीक है, आपको ये करना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। सो देखिए यहाँ पे सीरीज़ चल रही है, ठीक है। अगर इसे हम कैलकुलेट करके देखें तो 4 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 5.75 आ रहा है, लेकिन आगे 9 आएगा, जबकि यहाँ पे 10 है। तो 10 वाला क्या है, गलत है। सो एक क्वेश्चन आया था स्वयं से। स्वयं क्या है, देखिए स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं देखिए स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मोक्ष है, आपको याद करने हैं। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही रहा है, ठीक है। सो सर स्वयं क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव्स है, तो जिसे जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, जिसे हर कोई कर सकता है, ठीक है। हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप स्वयं के ज़रिए, स्वयं पोर्टल के ज़रिए आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हैं क्लासेस के लिए, तो सब कुछ आपका इसमें कंप्लीट। बात करते हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के बारे में कि कौन से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। आपको मैं हर वीडियो में बताऊँगा कि जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है वो एक्सपेक्टेड कौन से करके जाएँ, ठीक है। सो देखिए ये क्वेश्चन है, गोल्डन माउंटेन इज़ फेरी बिकॉज इट इज़ स्मोकी, विच टाइप ऑफ फेलिसीज इज़ कमिटेड बाय द अबव इन्फ्रेंस। यानी कि देखिए सुनहरा पर्वत अग्निमय है क्योंकि यह धूम्रवान है, ठीक है। इस अनुमान में कौन सा हेतुभास है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये यूनिट नंबर 6 उसका क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी बताया गया कि जो गोल्डन माउंटेन है, सुनहरा पर्वत है, ठीक है, वो फेरी है, यानी कि वो उसमें आग लगी हुई है। क्यों, क्योंकि उसमें धुआं उठ रहा है। तो ये कौन सा अनुमान है, क्योंकि देखिए हम अनुमान लगा सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, वो चीज़। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वरूप सिद्धि, असरा सिद्धि, व्याप्ता सिद्धि और सव्या विचारा, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आश्रय सिद्धि, ठीक है। व्हेन द स्टैंडर्ड टर्म यूज्ड इन लॉजिक इज नॉट रियल देन अजालम इज ए फेरिसी, ठीक है। व्हेन द सेकेंडरी टर्म इज नॉट रियल देन द मिडल टर्म डज नॉट वेस्ट इन इट, द गोल्डन माउंटेन इज नॉट रियल सो इट कैन नॉट बी इंडिजिनियस। यानी कि देखिए जब तर्क में प्रयुक्त गौण पद वास्तविक ना हो तब आश्रय सिद्धि हेताभास होता है। यानी कि देखिए जब हम कोई तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ कहते हैं कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन वो सही नहीं होती, तो आश्रय सिद्धि है, ठीक है। जब गौण पद वास्तविक ना हो तो मध्य पद इसमें निहित नहीं होता। सुनहरा पर्वत वास्तविक नहीं है, अतः यह अग्निमय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इनकी जब हम किसी चीज़ को देख के कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ ये है, हम धारणा बना लेते हैं ये चीज़ ऐसी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब मान लीजिए कि जो बादल हैं, ठीक है, वो गहरे हों, बारिश वाला मौसम हो, हम देख के कह दें कि आज बारिश होगी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अंदाज़ा लगाया, लेकिन बारिश नहीं हुई, अंदाज़ा हो गया गलत, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारी बात सही नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या है कि जब वो चीज़ सही ना हो, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो होता है आश्रय सिद्धि, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ का भ्रम हो, ठीक है, वो चीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल बी फिगर्ड अंडर पोस्ट पोस्टिविस्टिक अप्रोच। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया प्राविध्यात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी, ठीक है। यानी कि जो कौन सा रिसर्च प्रोसीजर है जो आएगा अंडर
पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर। अब देखिए 2019 में जब सिलेबस अपडेट हुआ था तो ये टॉपिक जोड़ा गया था कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर रिसर्च प्रोसीजर क्या आएगा। आपके सामने ऑप्शन है नॉर्मेटिव सर्वे, एक्सपेरिमेंटल सर्वे, एक्स पोस्ट फैक्टो और एथनोग्राफिक स्टडी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एथनोग्राफिक स्टडी। अब देखिए एथनोग्राफिक नैरेटेड स्टडीज़ विल कम अंडर द स्टडी ऑफ पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अप्रोचेस। पोस्ट पॉजिटिविज्म approach emphasis methodological pluralism. It is based on the belief that method adopted in a research should be based on the research question of that research. It is related to the subjectivity of reality and moves away from the attitude of complete objectivity adopt the positivistic. तो देखिए निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन पराविधियात्मक उपागम तथा अथवा उत्तर प्रत्यक्षवाद के अध्ययन में के अंतर्गत आएगी, ठीक है। यानी कि एथनोग्राफिक स्टडी किसके अंदर आएगी? पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये वाला। उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत बहुलवाद पर बल देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। अब देखिए जब भी हम शोध करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रश्न होता है जिसके बारे में हमने शोध करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ख़राब क्यों है। अब आप इसके बारे में क्या करेंगे? शोध करेंगे। यानी कि जब आपके पास प्रश्न है तो आप उसके बारे में शोध करेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न नहीं हुआ तो शोध कैसे होगा? यह वास्तविकता की व्यक्ति निष्ठा से संबंधित होता है और प्रत्यक्षवादी द्वारा अपनाए गए पूर्ण वस्तुनिष्ठता वाले रुख से दूर जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास प्रश्न होता है तभी हम उसकी स्टडी करते हैं, तभी हम उसकी रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको आ सकता है। सो नेक्स्ट है AF सिस्टम इज यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। यानी कि जो AF प्रणाली है वो किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसे सीरियसली लीजिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा या डेसिमल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्साडेसिमल। यानी कि जो AF सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल में यूज़ होता है, ठीक है। ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जब एक डेसिमल को हेक्साडेसिमल में यूज़ किया जाता है, ठीक है, तब ये AF यूज़ होता है। सो नेक्स्ट है तक्षशिला एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर एज ए हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अब देखिए ऐसा ही प्रश्न पहले आ चुका है, बताइए इनमें से जो यूनेस्को द्वारा कौन सी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो है इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है? वो उसमें तक्षशिला था आंसर और नालंदा था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक बात। देखिए तक्षशिला जो है वो 1980 में हुआ था, लेकिन जो नालंदा था वो 2016 में हुआ था। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि नहीं सर 2009 में हुआ था तो 2016 नहीं है। अब देखिए 2009 में क्या था? टेंटेटिव था। जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी तब उसको यानी कि कहते हैं ना टेंटेटिव, यानी कि पक्के तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे जोड़ा गया था। लेकिन 2016 में क्या किया गया था? परमानेंट तौर पे जोड़ा गया। तो राइट आंसर आएगा 2016। आपको 2009 का ऑप्शन होगा लेकिन आप 2016 पे टिक करिए, आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए तक्षशिला को 1980 में जोड़ा गया, ठीक है, यूनेस्को द्वारा, ठीक है। ये प्रश्न पहले आ चुका है और टाइप से, लेकिन आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगर आपको नालंदा आ जाए तो आप 2016 पे टिक करिए। सो देखिए वही वाला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है, जो अभी हमने किया था। सो नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा। अब देखिए पहली बात तो ये इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, इतनी फुल फॉर्म आ रही है, ये भी आ सकती है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एमिंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च इन। यानी कि जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रूसा है, जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है
और जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है का शुभारंभ कब किया गया था। यानी कि देखिए जब रूसा है उसे कब लॉन्च किया गया, सिंपल सी बात 2013 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2013 में से लॉन्च किया गया। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका पर्पज़ क्या है, विच इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल सिस्टम। यानी कि देखिए वो स्टेट जो एलिजिबल स्टेट है जहाँ पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रूसा ब्लॉक होता है। ठीक है, जैसे आप कहीं भी किसी कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, एक रूसा ब्लॉक बनाया जाता है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंटर एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट in financing in ratio 65 to 35 for general category states and 90 रेशो 10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब देखिए जो आम स्टेट्स हैं जनरल उसमें 65 to 35 का रेशो रहेगा। ठीक है, 65 सेंटर का रहेगा क्योंकि सेंट्रल स्कीम है, 35 रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिन्हें रखा गया है, ठीक है, तो उनमें क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आपको दिखनी है। ठीक है, तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो हमारा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल के 6 नंबर शेड्यूल में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो स्पेशल कैटेगरी की क्या है, 90% 90% है सेंटर का, 10% है स्टेट का। देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में शैक्षिक संप्रेषण उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसके बारे में बताना है, एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर का। ठीक है, देखिए कृषि दर्शन है, ज्ञान दर्शन है, व्यास है, ज्ञानवाणी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखिए कृषि दर्शन आया था 1966 में, ज्ञान दर्शन आया था 2000 में, ज्ञानवाणी आया था 2001 में, डी व्यास आया था 2004 में। इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स द मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल एमिशन, जो कि मिलियन ऑफ टन्स होता है पर ईयर, इज़ मोर कंपेयर टू द दैट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब देखिए जो प्राइमरी पॉल्यूशन है, प्राइमरी पोल्यूशन क्या है, ठीक है, प्राइमरी पोल्यूशन होते हैं जो फैलते हैं, और जो मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन की पोल्यूशन को फैलाने के लिए, ठीक है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है जिनके द्वारा पोल्यूशन फैलाया जाता है, जिनके कारण पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, अब देखिए इंसान ही है पर्यावरण का दुश्मन। आप देखिए दिल्ली में जब भी पटाखे चलते हैं दिवाली के बाद, वहाँ पे क्या है, स्मॉग हो जाती है ना। तो अभी कोई त्यौहार तो फेस्टिवल तो मना नहीं सकते, इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है। तो इंसान ही है, ठीक है, जो पर्यावरण का दुश्मन है। जब कोरोना में लॉकडाउन था तो देखिए मौसम साफ़ हो गया था क्योंकि व्हीकल वगैरह सब बंद हो गए थे, पर्यावरण साफ़ हो गया था। जब फिर से स्टार्ट हुए फिर से ख़राब हो गए हालात। तो इंसान है दुश्मन। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण के मामले में वैश्विक उत्सर्जन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव की क्रिया का योगदान अधिक है। यानी कि इंसान के द्वारा कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा है जो पर्यावरण के लिए खतरा है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इन विच वाज द ग्लोबल एमिशन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू ह्यूमन एक्शन दैट नेचुरल सोर्सेज। अब देखिए ये क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही है, पतला कर रही है। ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर के साथ जाके ये चिपक जाती है, चिपकने के साथ क्या है, वो पतली होनी शुरू हो गई है। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड देखिए जब हम व्हीकल वगैरह चलाते हैं, जब उनसे साइलेंसर से धुआं निकलता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है। ठीक है, सो ISP की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए बहुत सारी फुल फॉर्म आती हैं, ये भी आ सकती है ISP की फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए इंटरनेट से बहुत क्वेश्चन आते हैं ICT से, सो ये आ सकता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है,
कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड हुज जॉब इज़ टू रन एंड मेंटेन द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। यानी कि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो नियमित रूप से कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सच है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एटर एटसेट्रा। अब देखिए कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एटर है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में व्हाट्सएप डाउनलोड कर लें, कोई गेम डाउनलोड कर लें, अगर आप उसे हटा भी दें तो सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपाइलर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, तो कंप्यूटर चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देयर आर different software for different uses are unique such a word processor, spreadsheet etc. ठीक है, सो वर्ड प्रोसेसर नहीं होगा, वर्ड फाइल नहीं होगी, है ना, तो इसलिए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डिफरेंट, जो आप अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका स्वागत है। 21 फरवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में जानेंगे कैसा रहा आज का एग्ज़ाम, टफ था या इजी। सो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए लर्नर सेंटर्ड मेथड आपको करना है, ये इवनिंग में आया है। टीचिंग फॉर सिस्टम और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग ये आया है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अब देखिए यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में इवनिंग में देखिए रिसर्च मेथड्स आया है, स्टेप्स आए हैं, थीसिस आए हैं। कॉम्प्रिहेंशन लेवल इजी है। इवनिंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आए हैं। यूनिट 5 की बात करें मैथ्स की, लेटर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ पे आए हैं। ट्रेन का स्पीड था, डिस्टेंस था, ये आया था। यूनिट 6 लॉजिकल यूनिट, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें देखिए अनुमान है, प्रमाण है और फैलेसिस है, इसके क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन लेवल इजी ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, अगर आपको ये 3 चैप्टर आते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको डीआई की तैयारी करनी है, सबसे पहले 3 चैप्टर को पक्के कर लीजिए, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो को, जिससे आपका डीआई अच्छे से हो जाएगा। सो 8 नंबर यूनिट है आईसीटी। सो इसमें इंटरनेट से क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म आई थी, और डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, जो लेटेस्ट वाले हैं वो आए थे। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज, नेचुरल हजार्ड्स, ओजोन लेयर से क्वेश्चन था और पोल्यूशन से था। ठीक है, यूनिट 10 में देखिए हायर लर्निंग से था, NIRF रैंकिंग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आप मेरी हर वीडियो देखें, मैं हर वीडियो में सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करता हूँ यूनिट के, कि ताकि आप उस टॉपिक से जो अच्छी तैयारी कर सके, उसको नोट करें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए टॉपिक्स तो पता है कि ये तैयार करने हैं, क्वेश्चन क्या है कि जब स्टूडेंट क्वेश्चन बताते हैं, आधे उन्हें याद होते हैं, आधे भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम आपको उतने क्वेश्चन देते हैं जितने वो उन्हें याद रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो द CPU इज एसेंशियली द ब्रेन ऑफ ए CAD सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, CPU है। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, ए कंट्रोल यूनिट एंड वेरियस रजिस्टर। ठीक है, इसमें ALU है और CPU ऑफ्टन सिंपली रेफर टू एज ए प्रोसेसर। देखिए इसे सिंपली कई बार प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो CPU की फुल फॉर्म बता दी, CPU क्या है वो बता दिया, तो ऐसा क्वेश्चन था।
उसके बाद देखिए स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इसके ना मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था, मैच करना था लेकिन वो पता नहीं था, लेकिन आपको मैं स्वयं बता रहा हूँ क्या है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इनकी स्वयं की फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल अपना कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जैसे होता है ना कि जैसे गांव है, स्कूल जैसे गांव है, शहर है, वहाँ पे क्या है, डिजिटल डिवाइड है। शहर क्या है, इंटरनेट वहाँ पे ज़्यादा है, गांव में नहीं है। लेकिन उसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि स्वयं को शुरू किया है कि ताकि सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएँ। सो नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 3 men 4 women 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days? यानी कि देखिए तीन पुरुष हैं, तीन पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। एक पुरुष जितना काम करता है, एक महिला उससे दुगना काम करती है, और एक बच्चा एक आदमी के काम का आधा काम करता है। यानी कि यहाँ पे है आदमी और औरत इससे डबल काम करती है और बच्चा उसे आधा काम करता है, ठीक है। सो हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days? हमें किसका निकालना है, वुमेन का 7 दिन में कितना काम करती है। 3 जने काम करते हैं, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। मैन वुमेन को साइड करके हमें वुमेन का निकालना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 7 days में काम, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए गिवन है टाइम टेकन बाय 3 men 4 women 6 children टू कंप्लीट द वर्क इन 7 days, ठीक है। यानी कि 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं और 6 बच्चे हैं, 7 दिन में करते हैं। ए मैन डज द डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन, ठीक है। ए वुमेन डज डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन। ए चाइल्ड डज हाफ वर्क कंपेयर टू ए मैन, ठीक है। यहाँ पे रेशो देख लेते हैं मैन वुमेन की। देखिए यहाँ पे 1:2 है, ठीक है। ये वाला ये क्यों है, क्योंकि देखिए आदमी एक है, ठीक है, आदमी एक है और वुमेन कितनी है, 2 है। यानी कि अगर आदमी एक काम करेगा वुमेन 2 काम करेगी, ठीक है। और चाइल्ड और मैन का देख लीजिए कि जितना चाइल्ड काम करेगा, यानी कि चाइल्ड एक काम करेगा, आदमी उससे दुगना करेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना आदमी काम करता है उससे छोटा बच्चा जो है वो आधा काम करता है। लेकिन हम क्या लेंगे, हाफ नहीं लेंगे, हम लेंगे डबल। हम लेंगे कि बच्चा जितना काम करेगा चाइल्ड, आदमी उससे दुगना करेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन वुमेन की कितनी आ जाती है 1:2 और चाइल्ड और मैन की आ जाती है 1:2। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं मैन वुमेन और चाइल्ड की, वो आ जाती है 2:4:1, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई 2:4:1। 2 मतलब मैन की, 4 मतलब वुमेन की, चाइल्ड की 1, ठीक है। तो इसे फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे इसे फिल कर देंगे, इसमें 3 men 4 women 6 child है, ठीक है। तो 3 मैन, मैन की जगह पे देखिए यहाँ पे 3 मैन है, मैन की जगह 2 आ जाएगा ये वाला, और 4 women 4 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 3 × 2, ठीक है। हमारे पास आया 3 × 2 + 4 × 4 + 6 × 1, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। हमने क्या किया, हमने इसमें यानी कि जो ये वाला पोर्शन था हमारा ये वाला, इसमें हमने इस रेशो को डाल दिया, 2 डाल दिया इसमें, 4 डाल दिया इसमें, 1 डाल दिया इसमें। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रेशो निकाली है एफिशिएंसी की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके सब आया 196/4 × 7, यानी कि ये देखिए ये वाला जो है वो कैसे आया, ये वाला वो कैसे आया, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो राइट आंसर है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम क्या है? इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, इनकी इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाना, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹750 इज 1.2 द लॉस incurred when the same chair was sold for ₹100. What is the cost price of a chair? यानी कि एक कुर्सी को
₹752 में बेचने पर अर्जित लाभ उस कुर्सी को ₹400 बेचने पर हुए नुकसान का 1.2 गुना है। कुर्सी की लागत क्या है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुर्सी को बेचा ₹752 में, यानी कि लाभ हमें नहीं पता कितना हुआ, लेकिन अगर उस कुर्सी को ₹4 में बेचा गया, ठीक है, उसका नुकसान हो गया 1.2 गुना। तो कुर्सी की लागत कितनी है? ठीक है, यहाँ पे बेचने का बताया है, लागत नहीं बताई। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, सीपी को हमने मान लिया एक्स यानी कि क्रय मूल्य जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कॉस्ट प्राइस को मान लिया एक्स। तो बेचा कितने में है? ये हमारा है एसपी यानी कि 752 में से हमने एक्स माइनस कर दिया, यानी कि 752 का बेचा, हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितनी, हमने एक्स मान लिया, 752 माइनस एक्स हो गया इजकल टू, ठीक है, 1.2। 1.2 क्या आया? जो उसका लॉस था वो हमने वहाँ पे 1.2 लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया एक्स, एक्स मैंने सीपी माइनस 400। एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है? 752 माइनस जो लागत मूल्य है वो, और एक्स माइनस 400 लागत मूल्य माइनस 400। इसको सॉल्व किया, 752 को एक्स के साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। एक्स वाली जो रकम है वो एक साइड आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली एक साइड आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये आता है इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, 1232 कैसे आया? देखिए 752 के आगे क्या है? प्लस, ठीक है, ये है माइनस, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पे जाएगी तो ये निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गया प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है, 752, ठीक है, 752, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 480 और 752 का प्लस किया तो आ गया 1232। तो ये इसका राइट आंसर आया 560 रुपये, यानी कि 560 रुपये, 560 रुपीज़ क्या था उसका? वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आज इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट मेथड ऑफ ए टीचिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी शिक्षण की समुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? यानी कि देखिए जो असाइनमेंट मेथड है टीचिंग का वो किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिए हैं, रिस्टिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट या लेक्चर मेथड। अब देखिए इसका राइट आंसर है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, यानी कि विज्ञान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। अब देखिए असाइनमेंट में क्या है, जब देखिए टीचिंग में असाइनमेंट बनाने के लिए दी जाती है कॉम्बिनेशन, वो किसका होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का, ठीक है, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन और लेबोरेटरी का। अब देखो कोई असाइनमेंट बनाई जाती है, पहले समझाया जाता है लेक्चर के जरिए, फिर उसको वैलिड करने के लिए लेबोरेटरी मेथड के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ये असाइनमेंट मेथड इससे बनता है। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे असाइनमेंट आपको बनाई जाती हैं, तब लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। नमस्कार, जय हिंद स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। 22 फरवरी 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम कैसा रहा, पूरा एनालिसिस करेंगे। कौन से टॉपिक हो रहे हैं रिपीट, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज पीडीएफ, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो देखिए टीचिंग डोमेन है वो आए थे, लेवल ऑफ टीचिंग है और स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा के आई थिंक यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने बताया कि उसके चैनल आए थे, तो उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो आप इन्हें अच्छे से करिए। लेवल ऑफ टीचिंग आ रहा है और टीचिंग डोमेन आया है। उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च एथिक्स, हाइपोथेसिस, ठीक है, और रिसर्च मेथड्स, यानी कि आपको रिसर्च एथिक्स पता होना चाहिए, रिसर्च मेथड्स पता होने चाहिए, हाइपोथेसिस होने चाहिए। तो ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो टीचिंग में आप ये कर लीजिए और रिसर्च में आप ये कर लीजिए।
कॉम्प्रिहेंशन का लेवल देखिए इजी ही आ रहा है, जो भी आपको आएगा उसमें आपको चूज़ करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की यूनिट 4 की। सो देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आता है। आज मेनली आया था अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन टाइप्स में क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और आया है कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर जब हम किसी कम्युनिकेशन जिससे हम करते हैं तो उससे हमारी जो बात अच्छे से हो नहीं पाती, हमारा मैसेज जा नहीं पाता, उसे बोलते हैं बैरियर, ठीक है। तो टीचिंग में ये, रिसर्च में ये, कॉम्प्रिहेंशन तो आपको लेवल इजी है, और कम्युनिकेशन में टाइप्स है, कम्युनिकेशन बैरियर है। मैं बात करता हूँ यूनिट 5 की। तो देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज आ रही है, लेटर सीरीज आ रही है, यहाँ पे नंबर देके छोड़ रहे हैं, आपको बताना अगला नंबर क्या है वो। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पक्का है, आप इसे अच्छे से करिए। डायरेक्शन साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज एवरेज रेशो है, आपको ये अच्छे से करनी है। यानी कि नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एवरेज रेशो, आपका ये टॉपिक करने हैं, आपका यूनिट 5 कवर हो जाएगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। यहाँ पे आप पार्ट आया है प्रमाण का, उपमान का और फैलेसिस का। सो देखिए लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये करना है, प्रमाण, उपमान, फैलेसिस करनी है। कई बार साइलॉगिज्म आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये 3 चीज़ें करनी है, प्रमाण, उपमान, फैलेसिस। तो ये आज के शिफ्ट में आए हैं। जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं तो आप ऐसे अच्छे से करिए। इनमें से टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, टॉपिक्स जरूर रिपीट हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए यूनिट 7 में वही आपको परसेंटेज एवरेज रेशियो करनी है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आ रहा है। और यूनिट 8 में देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी में देखिए इनपुट आउटपुट आया है, मेमोरी आई है, बिट बाइट आया है, फुल फॉर्म आई है, वायरलेस डिवाइस यहाँ पे आई है, ठीक है। तो जो इवनिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आज के दिन में, तो आप ये करके देखिए। उसके बाद देखिए पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखिए एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन है, एग्रीमेंट का है, और वाटर पोल्यूशन से आया है। और लास्ट है हायर एजुकेशन, इसमें रैंकिंग और हायर एजुकेशन स्कीम्स आई हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ईएलआर फुल फॉर्म। तो देखिए ईएलआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। सो इसकी फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज रिले। अब देखिए होती क्या है, इसे देखिए आल्सो नोन एज, इसे कहते हैं आरसीएम। आरसीएम मतलब रेजिडुअल करंट मॉनिटर्स दैट आर यूज टू डिटेक्ट पोटेंशियली डेंजरस ग्राउंड फॉल्ट करंट्स बिफोर दे कॉज एनी हजार्ड। आपको पता है कि देखिए जैसे हमारे घर में या कहीं पे भी जैसे देखिए बिजली की जो तारें होती हैं ना, लगी हुई होती हैं, तो एक तार ऐसी होती है जो अर्थ की तार होती है, हल्का सा करंट उसमें होता है। तो देखिए क्यों होता है ये अर्थ लीकेज रिले क्यों लगाया जाता है, कि ताकि ये जान सके कि कोई डेंजरस अगर होता है ना, कि जैसे कोई डेंजरस कि कोई काम तो नहीं होने वाला, या कोई खतरनाक कोई हज़ार्ड तो नहीं आने वाला है ना, कोई खतरनाक आपदा तो नहीं आने वाली, तो उसे डिटेक्ट कर लेता है अपने आप कि कहाँ पे होता है ना। कई बार कि करंट, मान लीजिए कोई वायर लूज़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें से क्या है कि करंट आने लगता है ना। जैसे घर की दीवार है, अगर मान लीजिए कहीं पे भी तार जैसे छूट जाए तो दीवार में करंट आ गया, वहाँ पे आ गया, तो क्यों आता है वो, उसमें अर्थ की लीकेज आ जाती है। तो इसमें अगर वो वायर लगी हो तो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई डेंजरस काम ना हो, कोई ख़तरा ना हो, इसलिए इसे लगाया जाता है। किसे क्यों लगाया जाता है, कि ताकि ये जान सके कि कोई हमें ख़तरा तो नहीं है किसी चीज़ से, अगर है तो इसे डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एलएमएस। एलएमएस क्या है, देखिए एलएमएस एक लर्निंग सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है। एलएमएस की फुल फॉर्म क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग किसके, एजुकेशनल कोर्सेज़ के लिए। अब देखिए जो ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज़ होते हैं तो उसमें एलएमएस का प्रयोग किया जाता है कि ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट कर सके, ट्रैक कर सके, डिलीवर कर सके जो आपका कोर्स है, तो उसे कहते हैं एलएमएस। So it can be used to support traditional face-to-face instruction as well as blended, hybrid and distance learning environment। अब देखिए घर बैठे मोबाइल ऐप से स्टडी करते हैं, है ना, तो ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो ये
आप अपने घर पे बैठे हैं, आप अमेरिका की वीडियो देखेंगे, अगर आप किसी स्टेट में हैं आप अदर स्टेट की वीडियो देखेंगे, अदर कंट्री की वीडियो देखेंगे, तो ये डिस्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया ना, तो ये किसके अंडर आएगा? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन ए मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस आर। यानी कि देखिए कम्युनिकेशन जो वेरिएबल है इन्वॉल्व जो है, कम्युनिकेशन वेरिएबल जो है इसमें क्या इन्वॉल्व है, यानी कि किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण चर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण चर हैं। यानी कि देखिए जो कम्युनिकेशन वेरिएबल है, ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें एनकोडिंग है, ठीक है, उसमें डिकोडिंग है, उसमें चैनलाइजेशन यानी कि कूट संकेतन है, विसंकेतन है, संचारण है। अब देखिए कम्युनिकेशन वेरिएबल का मतलब क्या है, इन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन के वेरिएबल में क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी से संचार करते हैं तो क्या है, पहला आ गया इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग क्या है कि जो मैसेज भेजता है, जैसे आप हैं अपने किसी दोस्त को कोई मैसेज देते हैं तो आप है इनकोडर। ठीक है, तो आप मैसेज को क्या कर रहे हैं, इनकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या है कि जिसको आपने मैसेज पहुंचाया उसने मैसेज को समझा, यानी कि उसने मैसेज को डिकोड किया। अब देखिए इनकोडिंग हो गया, मैसेज भेजा, मैसेज समझा, लेकिन किसके जरिए भेजा, चैनलाइजेशन, वो है संचारण। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया देख सकते हैं, पहले संदेश, आपको संदेश भेजना है, किसके माध्यम से भेजना है, प्रतिपुष्टि क्या है, फीडबैक क्या है, और प्रेषक और संदेश प्राप्ति। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस्ड बाय। यानी कि किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि देखिए अगर कोई कक्षा है, अगर कोई क्लासरूम है, वहाँ पे देखिए जो संवाद हो रहा है, संवाद किसके प्रति होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, यानी कि दृष्टिकोण स्थापित करके। अब देखिए जब कक्षा में टॉपिक को पढ़ाया जाता है एक टीचर के द्वारा, तो वो बच्चों से पूछते हैं बताइए कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने यहाँ पे क्या है, व्यू पॉइंट रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए टीचर कहते हैं कि महंगाई के ऊपर आप बोलिए, कुछ कहेंगे महंगाई अच्छी है, कोई कहेंगे बुरी है ना, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हो गए। तो उससे क्या है, एक व्यू पॉइंट से क्या है, एक जो संवाद वो लंबा हो जाएगा, है ना, वो चीज़ें। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEFHIJLMN PQRTUV इज। ये देखिए बहुत सिंपल सा है, तो ये इसके ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी XYZ। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अब इसे पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला की दी गई श्रृंखला में सीधे क्रम में प्रत्येक 3 वर्ण के बाद एक वर्ण को छोड़कर क्रमगत रूप से श्रृंखला उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल डी, ठीक है, यहाँ पे ना DEF के बाद HIJ है। अब देखिए जो F है एंड में, ठीक है, F के बाद आता है G, फिर आता है H, यहाँ पे G को हटाया गया, सीधे आ गया H। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टर्म है उसमें क्या है, J के बाद L है, यानी कि J के बाद L है, तो J के बाद K आता है, उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए लास्ट में TUV के लास्ट में क्या है, TUV है। ठीक है, V के बाद क्या आएगा, ठीक है, UVX आएगा। ठीक है, X को काट दे, X के बाद क्या आता है, Y। ठीक है, तो Y से यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, Y से यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे देखिए V के बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पे 2UV है ना, तो V के बाद आता है W। ठीक है, फिर आता है X। ठीक है, हमने काटा W को, ठीक है, होता है ना UVWXYZ, तो W को काटा तो बचा X, X से क्या स्टार्ट है, X से C स्टार्ट है। ठीक है, तो XYZ आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी लेटर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज है ये तो। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द करेक्ट सीक्वेंस इन द एक्शन रिसर्च पैराडिम। अब देखिए जो रिसर्च का क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च जो पैराडिम है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे सही अनुक्रम था, तो इसका राइट आंसर है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इनकी योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। पहले क्या है, प्लान बनाना, फिर है एक्ट करना, फिर है ऑब्जर्व करना, फिर है सोचना। ठीक है, ये एक्शन सर्च का काम है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ टू बी
सेलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। यानी कि देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि कार्योत्तर पद्धति, ठीक है। अब देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे सिलेक्ट किया जाता है कि ताकि उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, हेर फेर किया जा सके, ठीक है। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कोई काम हो जाता है या जब कोई शोध हो जाती है या जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, घटना होने के बाद उसका पता लगाया जाता है कि ये घटना कैसे हुई, तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है, यानी कि घटना होने के बाद उसकी जानकारी इकट्ठा करना वो है एक्स पोस्ट फैक्टो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ, देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन है, ये इवनिंग में भी है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका मेन एम क्या है। उसका मेन एम है इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है, नॉलेजेबल सुपर पावर है, ठीक है, यानी कि इंडिया को सुपर पावर बनना है किसमें, नॉलेज में। सो नेक्स्ट है देखिए इन स्कूल एजुकेशन GER इनकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन बाय 2030। अब देखिए जो स्कूल की जो है स्कूल एजुकेशन जो GR है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 2030 तक कितनी होनी चाहिए, वो चाहिए 100%। तो ये इसका राइट आंसर था। सो नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर ए वेब पेज एड्रेस। अब देखिए वेब पेज एड्रेस का नेम क्या है, ठीक है, वेब पेज एड्रेस क्या है, देखिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सो देखिए ये वेब पेज एड्रेस होता है ना, URL होता है ना हर एक वेबसाइट का अपना, ठीक है। तो वेब पेज एड्रेस जो है वो URL होता है, ठीक है। जब आप कोई सर्च करते हैं आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आप लिखा आता है URL नॉट फाउंड, यानी कि URL क्या है, ये वेब पेज एड्रेस है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत किया है। अब देखिए थर्मल रिएक्टर्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय फिजन ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल्स, ठीक है। जो थर्मल रिएक्टर देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय फिजन, सो न्यूक्लियर फ्यूल उसमें क्या है, ठीक है। सो देखिए ये चीज़ें हैं, थर्मल रिएक्टर जनरेट एनर्जी बाय फिजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, यूरेनियम 235, ठीक है, 235U, यूरेनियम 233, ठीक है, इसका कोडेड 235, और प्लूटोनियम, ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, ठीक है, ये इसका आंसर है। सो देखिए ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। अब देखिए एक है असर्शन एक है रीजन, ये आसान क्वेश्चन था इसलिए। अब देखिए असर्शन क्या है, लेक्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर susceptible टू पोल्यूशन देन रिवर। तो नेक्स्ट है रीजन, वाटर इन लेक्स में टेक डिकेड टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। अब देखिए जो लेक्स हैं उसमें जो रिवर से ज़्यादा, ठीक है, पॉल्यूशन है, सो वाटर इन लेक्स में टेक डिसाइड टू रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो रिवर है जो लेक्स हैं उसमें रिवर से ज़्यादा, ठीक है, जो झीलें हैं उसमें नदियों से ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन है। लेक्स में ज़्यादा पोल्यूशन है, रिवर से भी ज़्यादा, तो जो वाटर है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है क्या। तो देखिए आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, बोथ A एंड R करेक्ट, और R इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि A और R दोनों करेक्ट है। आप देखिए जो लेक्स हैं बहुत ज़्यादा दूषित हैं, पोल्यूटेड है, रिवर से भी ज़्यादा, तो उसमें पानी को जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन विशेषिका फिलॉसफी, ठीक है। अब देखिए इनमें से जो प्रमाण है उसमें जो, ठीक है, प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन विशेषिका फिलॉसफी, यानी कि जो विशेषिका फिलॉसफी है उसमें जो प्रमाण है उसमें कैसे हैं, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि A एंड B, यानी कि प्रत्यक्षा और उपमान, यानी कि जो विशेषिका फिलॉसफी है उसमें कौन से प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और उपमान, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि VOC आर करेक्ट, ठीक है। अब इनमें से देखिए
कौन सी VOC वर्ल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो करेक्ट है। सो देखिए जो VOC है उसे क्या होता है, ठीक है, उसे क्या है, दे मे कॉज कैंसर, इसे कैंसर होता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंफॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब देखो फोटोकेमिकल जो स्मोक होते हैं ना, स्मोक का मतलब क्या है कि धुआं और धुंध का मिश्रण, जैसे दिल्ली के हालात हैं, ठीक है, वो जैसे दिवाली की बात हो जाती है ना, धुआं और धुंध दोनों मिक्स हो जाती हैं, हो जाता है ना सर्दियों में भी, जैसे धुंध भी है धुआं भी है ना। सो ये चीज़ें इसमें। इस वीडियो का PDF लेने के लिए ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, स्टडी बात में आपका स्वागत है। 22 फरवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले सबसे सटीक आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको इस बार UGC नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज PDF, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 MCQs जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, टीचिंग मेथड से पूछे गए थे, स्वयं प्रभा से पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, देखिए स्वयं प्रभा के अभी 34 चैनल है। पिछली बार क्या था 32 चैनल थे, लेकिन अभी 32 नहीं है, अभी 34 चैनल है। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो स्वयं प्रभा के 34 चैनल देख लीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो फुली अपडेटेड है उसमें चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे 32 है तो वहाँ पे 34 को करेक्ट कर लीजिए। स्वयं प्रभा के 34 चैनल है। मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन थे, क्लासरूम कम्युनिकेशन का था और स्वयं का था। लेकिन इवनिंग की बात करें, यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग सेम है, टीचिंग मेथड स्वयं प्रभा के यहाँ पे क्वेश्चन अटैच हो गए। उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, हाइपोथेसिस के क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछे गए हैं। सुबह नल हाइपोथेसिस का पूछा गया था, यहाँ पे रिसर्च टाइप पूछी गई है इवनिंग शिफ्ट में, और मॉर्निंग में रिसर्च मेथड पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में जो टॉपिक्स था वो या तो कोविड-19 का था या पॉल्यूशन का था, यह भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन सुबह की शिफ्ट में कोविड-19 का पूछा गया था कॉम्प्रीहेंशन, जो कि इजी लेवल का था, ठीक है। सो अगली बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूनिट 4, 5, 6 की। यूनिट 4 है इवनिंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन का। यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर से और कम्युनिकेशन टाइप से क्वेश्चन आया है। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे परसेंटेज, एवरेज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के यहाँ पे क्वेश्चन आए थे इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है, आप करिए। मैथ रीजनिंग में अगर आपको चाहिए, देखिए ब्लड रिलेशन आपको करना है, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ये 3 चैप्टर करने हैं, आपका मैथ आसानी से हो जाएगा। और इसी के बाद आपका DIV डाटा इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगा। तो आप कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं इवनिंग शिफ्ट के और मॉर्निंग शिफ्ट के। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए प्रमाण और साइलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे इवनिंग में। सुबह लॉजिकल रीजनिंग में अनुमाना और साइलॉग्स के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, ठीक है। ये कंपैरिजन इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक बताए गए हैं आपको यहाँ से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए घूम फिर के टॉपिक वही है। आप इसे अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन बैरियर कर लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, आपने साइलोगिज्म कर लिया, आपने टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 7, 8 और 9 की। देखिए मॉडरेट लेवल का ही था सुबह भी और इवनिंग में भी। सुबह भी मॉर्निंग में मॉडरेट लेवल और इवनिंग में भी मॉडरेट लेवल, यानी कि ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बात करते हैं ICT की। इवनिंग शिफ्ट में देखिए वायरस, कंप्यूटर और जनरल एब्रीविएशन। जनरल एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म का क्वेश्चन था, कंप्यूटर से रिलेटेड था और वायरस का था। सुबह देखिए कंप्यूटर वायरस का क्वेश्चन था, फुल फॉर्म था वही, और वायरलेस डिवाइस इसके बारे में क्वेश्चन था, जैसे ब्लूटूथ वगैरह होती है वैसे, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, देखिए अभी पोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन था अभी क्लियर नहीं हो पाया। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए ओजोन लेयर का क्वेश्चन था और COP25 का क्वेश्चन था कि COP25 क्या है
और ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट में ये वाला था। और देखिए यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो हायर एजुकेशन सिस्टम से बात करें, NIRF रैंकिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हायर एजुकेशन स्कीम से क्वेश्चन था। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए रैंकिंग और हायर एजुकेशन स्कीम से क्वेश्चन था। तो 10 यूनिट का आपको मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया कि मॉर्निंग में कैसा था, इवनिंग में कैसा था। ये जो टॉपिक है आप वो अच्छे से करिए, आपका आराम से कवर हो जाएगा। सो देखिए, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टैब्लिश इन द ईयर। देखिए वो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आया था, इनकी पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई थी इंडिया में, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था, ठीक है। वो है आंसर ए है 1982 में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। हैदराबाद इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1982। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1985। यानी कि देखिए जो इग्नू है वो 1985 में आया था, तो उससे पहले क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले आई थी 1982 में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था, ये तो आसान है, ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। सो दूसरा क्वेश्चन था स्वयं का, ठीक है। स्वयं का क्वेश्चन था कि स्वयं है क्या। आपको पता है कि स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन थे यहाँ पे। ऑप्शन देखिए अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ भी बताऊंगा इस हिसाब से ऑप्शन थे, ठीक है, जैसा स्टूडेंट ने बताया है। गैर सरकारी संगठन, ठीक है, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन बी, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। आपको पता है कि स्वयं है क्या, स्वयं के द्वारा क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है कि जैसे आप वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक, ठीक है, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि 9वीं कक्षा से लेके आप स्नातकोत्तर तक कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिन में 4 भाग में वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कोर्स करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं, तो आपको वीडियोस वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। तो स्वयं क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, ये सारे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखिए, मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन आता है कि स्वयं प्रभा के कितने चैनल हैं, तो वो है 34 चैनल। पहले थे 32, अब है 34। ये मैं बात कर रहा हूँ स्वयं प्रभा की। स्वयं क्या है, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। स्वयं प्रभा क्या है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर दिखाए जाते हैं, उसके 34 चैनल हैं लेटेस्ट। सो देखिए नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, वो कह रहे थे हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। अब देखिए शिक्षण की स्वावनुभविक विधि का विकास किसने किया था। देखिए ऑप्शन हमें नहीं पता था, लेकिन वो कह रहे थे ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए इन्होंने हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप किया था। अब ये है क्या, शिक्षण की स्वावनुभविक विधि, यानी कि हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का प्रतिपादन E.H. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास किया गया था, ठीक है। हेरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिको से निकला है, जिसका अर्थ है मैं मालूम करता हूँ। यानी कि हेरिस्टिक मेथड क्या है कि मैं मालूम करता हूँ। सो यहाँ पे, ठीक है, आपको ये जानना है। तो देखिए अगर किसी जो राइटर है, ठीक है, जो कोई वैज्ञानिक है या कोई फिलोसफर है या कोई भी है, जिसने अगर कोई भी यहाँ पे मेथड दिया है टीचिंग का, ठीक है, आपको वहाँ पे करना है। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी है, आपको वो करनी है ना, ऐसे करके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वो याद करना है कि कौन सा जो मेथड किसने दिया है। सो नेक्स्ट देखिए, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। देखिए अब ऐसे ही लेटर सीरीज यहाँ पे थी, ठीक है, ऐसे लेटर सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई दी थी कि NEXT, ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ ACF EGI IKN, ठीक है, ऐसे OQT। अब इसके आगे क्या है आपको यहाँ से ढूंढना था। अब इसका जो राइट आंसर था वो है CUWZ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ACF की, यहाँ पे लिखा है ACF, ठीक है। A में हमने क्या जोड़ा 2, तो आ गया C में जोड़ा 3, तो C के आगे 3 करते तो आ जाता है F।
तो ऐसे करते देखिए सब में +2 +3 +2 +3 ऐसे कर करके एंड में क्या था कि जब यहाँ पे OQT में, ठीक है, +2 +3 जोड़ा गया तो आंसर आया UWZ। उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ये यूनिट नंबर 6 से क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से। सो यहाँ पे देखिए चाणक्य, जीवाग, पाणिनि, कात्यायन, तो आंसर है पाणिनि, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन विज्ञान एवं व्याकरण की पुस्तक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च से। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि देखिए जैसे स्टूडेंट ने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम इसमें 8-10 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि इतने ही हमें पता चल पाए हैं, बाकी क्वेश्चन तब पता चलेंगे जब एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली आएगा। सो देखिए ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एनेक्सिटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ द रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस, ठीक है। यानी कि देखिए एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता अनुमुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है, कौन सी विधि शोध के लिए उपयुक्त होती है। तो इसकी है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, कार्योत्तरपत्ति, ठीक है। उस पर डी आंसर था तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो था, ठीक है। ये क्या है, ये अप्रयोगात्मक शोध का प्रकार है। इसे है कि शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। संभावित कारण की यानी कि जो कार्य हुआ था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। वास्तव में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध प्रारंभ करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कार्य हो जाता है, जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद होता है कि ये कैसे हुआ था। सो देखिए एक क्वेश्चन था एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेस एसोसिएटेड विद। एम्पिरिकल रिसर्च जो है सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंध है। वो है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से, ठीक है, यानी कि सकारात्मक दर्शन से। अब देखिए ये है क्या, सामाजिक विज्ञान में देखिए क्या है, जो एम्पिरिकल रिसर्च है वो सकारात्मक दर्शन से संबंधित है, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से दर्शन से है, सकारात्मक। प्रयोगमूलक शोध को अनुभविक शोध भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, परीक्षण, सहसंवादात्मक, प्रयोगात्मक, यानी कि ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। तो देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे अच्छे से करिए, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, ये प्रकार हैं, ठीक है। सो इन प्री लर्निंग प्रिपरेशन एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज। अब देखिए अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है, प्री लर्निंग प्रिपरेशन में, यानी कि समझने से पहले। ऐसा क्वेश्चन था तो इसमें क्या है कि देखिए आंसर इसका है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, यानी कि सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण। अब देखिए प्री लर्निंग यानी कि जब आपने लर्निंग करनी है किसी चीज़ की उससे पहले की जो प्रेपरेशन होती है, ठीक है, वो क्या है, वो उसका चरण क्या होता है, वो होता है इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। यानी कि जब आपने कोई चीज़ पढ़नी है, जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी करने से पहले क्या करना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, आपको सूचना का अर्जन करना होगा। उसके बाद फिर आप स्टडी करेंगे, आप स्टडी मटेरियल लेके आएंगे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो का PDF लेने के लिए ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। 23 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक रिव्यू आपको मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज PDF, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 MCQs जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप सभी को पता है कि जैसे पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं, तो देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आज का वो मॉडरेट लेवल आया है। यानी कि मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो ये जो
मॉडरेट लेवल था। उसके बाद रिसर्च था वो डिफ़िकल्ट लेवल का था। कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट था। कम्युनिकेशन ईजी लेवल का था। मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड ईजी लेवल का था, परसेंटेज एवरेज के क्वेश्चन थे यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग भी देखिए यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट था, इनकी आसान से, यानी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन भी मॉडरेट लेवल था, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी मॉडरेट लेवल था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूनिट 9 है, ठीक है, यहाँ पे 8 फिर से आ गया। यूनिट जो 9 है हमारा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो है इजी लेवल का, ठीक है, वो है इजी लेवल का था। और हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो है इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल, ठीक है। तो 10 यूनिट है, तो आपको मैंने यहाँ पे लेवल दिखा दिए। अब आपको मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट ने कहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जिसको देख के आपको लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको और बढ़िया बना सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे थे कि क्वेश्चन था ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज, यानी कि ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है। देखिए संज्ञात्मक होता है दिमाग से संबंधित, कोग्निटिव होता है दिमाग से संबंधित, ठीक है। यानी कि ब्लूम के जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी है, जो पारंपरिक उसकी वर्गीकरण है उसका उसका उसमें क्या है कि जो अधिगम का, यानी कि जो लर्निंग का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, ठीक है, ये ऑप्शन थे। सो ऑप्शन देखिए आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन थे यही। तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। देखिए जो एवोल्यूशन है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल है मूल्यांकन का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे एंड में क्या है, मूल्यांकन। पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट था। फिर बात करते हैं, देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया मतलब क्या है, ये एक बीमारी होती है स्टूडेंट में, बीमारी आप कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं हम इसे। डिसलेक्सिया संबंधित है रीडिंग डिसऑर्डर से, इनकी पठन विकृति से। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकृति से। इससे पीड़ित छात्र को सामान्य या औसत बुद्धि के बावजूद तेजी से पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है। देखिए हर एक जो स्टूडेंट है उसका दिमाग जो है वो सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि उनको पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, डिसलेक्सिया उनको होता है, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो वैसे स्टूडेंट हैं उनको डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में रीडिंग डिसऑर्डर उनको होता है, उनको जो है वो शब्द जो है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते, ठीक है। सो नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, यानी कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। यानी कि देखिए शिक्षण प्रभावकारिता को, यानी कि देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, जब वो शिक्षण करते हैं, जब टीचिंग देते हैं, जब टीचर टीचिंग देते हैं, तो जो इफेक्टिवनेस होती है उसे कौन प्रभावित करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि शैक्षणिक व्यवस्था। अब देखिए एक स्कूल में या एक कॉलेज में कहीं पे भी कितना मर्जी अच्छा टीचर हो, वो जितना मर्जी अच्छा पढ़ाए, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसे चलना होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा तभी वो कर पाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास जो बुक्स है, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में जो भी चीज़ है ना, अगर आपको टीचर आपको अपने शब्दों में आसान भाषा में लिखवा दे, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना पड़ता है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चाहे वो मुश्किल है चाहे वो आसान है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। समझाएंगे आपको टीचर, लिखना पड़ेगा आपको बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ जोड़ नहीं सकते, टीचर चाह के भी उस चीज़ को ऐड नहीं कर सकता। इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि इफेक्टिवनेस जो टीचिंग है वो इफेक्ट करती है, प्रभावित होती है, ठीक है। तो राइट आंसर है डी, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है। इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन द टर्म ऑफ, यानी कि देखिए जो शिक्षण की प्रभावकारिता है का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए, ठीक है, इनके शिक्षण की जो प्रभावकारिता है। तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट की तरह बताए गए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ये ऐसे ही क्वेश्चन थे, इनकी इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है।
शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, इनकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है, वो कैसे जज होती है? तो राइट आंसर है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। अब देखिए, जब टीचर बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि क्लास में जो स्टूडेंट है उन्हें हर एक चीज़ आती है ना, तो क्या होगा कि वो कहेंगे कि इन टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, इसलिए इनको सब चीज़ आती है। क्योंकि देखिए, अगर टीचर पढ़ाएंगे तभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे, है ना। मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे पास हो गए, सारे बच्चे हाईएस्ट नंबर लेके आए, तो वो क्या है, टीचर की वाहवाही हो जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, लर्निंग आउटकम्स जो स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका है, टीचर के समझाने का जो तरीका था, वो सबसे बेस्ट रहा। ठीक है। जब आप देखिए यूजी टेट की तैयारी करते हैं, तो आप देखते हैं कि कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को जो अच्छी कोचिंग दी है, जिससे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, है ना। आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं कि आपका भी जो अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। देखिए, यही लर्निंग आउटकम्स होती है। ठीक है। ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो आपको मैंने शॉर्ट में समझाया वही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेट इज नोन एंड, यानी कि देखिए जो एक चर जिसमें हेर फेर की गई है कहलाता है। अब देखिए, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, यानी कि जो वेरिएबल जो वेरी करता है, जो मैनिपुलेट होता है, वो क्या है? ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर। ठीक है, यानी कि देखिए वेरिएबल क्या है, वेरी करते हैं, हमेशा क्या है, आगे पीछे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देखिए, हो सकता आप इसे पढ़िए अच्छे से। एक ऐसा चर जिसमें हेरफेर की गई है स्वतंत्र चर कहलाता है। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। जब देखिए रिसर्चर है, जो प्रयोग करता है, वो जोड़ तोड़ करता है ना, आगे पीछे कर देता है। जब भी देखिए कोई रिसर्च करते हैं तो अपने हिसाब से वो करते हैं। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है, और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है, यह देखता है। स्वतंत्र चर क्या है? दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई और टाइप एस। ठीक है, आपको याद रखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने टाइप के हैं? वो दो टाइप के हैं, टाइप ई और टाइप एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिसर्च का है। यदि एक शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह किस शोध का उदाहरण होगा। यानी कि देखिए, जब एक रिसर्चर है, एक शोध करता है, जब वो शोध करते हैं, जो वो रिसर्च करते हैं, जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है, ठीक है, वो कौन सा प्रबंधकीय ज़्यादा ढंग संगठनात्मक प्रभावशाली होगा। इनकी जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो किस तरीके से करेगा कि वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। राइट आंसर है आधारभूत शोध, बेसिक से। ठीक है, बेस पे, किसी बेस पे। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, यदि कोई शोध करता है इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह आधारभूत शोध या मौलिक शोध कहलाएगा। क्रियानिष्ठ शोध तत्कालीन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शोध सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंपेरिकल रिसर्च इज सोशल साइंस इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, इंपेरिकल रिसर्च देखिए किससे है संबंधित, तो राइट आंसर है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से। ठीक है, यानी कि सकारात्मक दर्शन से। देखिए, इंपेरिकल रिसर्च से क्वेश्चन आया था, आप इसे आसानी से आराम से देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध सकारात्मक दर्शन से संबंधित है। प्रयोगमूलक शोध को अनुभविक शोध भी कहते हैं। इसके 3 प्रकार है, प्रेक्षण, संवादात्मक, प्रयोगात्मक, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, आप देखिए, एक गुड कम्युनिकेटर बिगेन इन हिज या हर प्रेजेंटेशन, यानी कि देखिए, एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? देखिए, जब भी संप्रेषक क्या है, कम्युनिकेटर जो समझाता है, जैसे स्टेज पे खड़ा होता है ना एक व्यक्ति, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर है, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो किससे अपनी शुरुआत करते हैं, प्रस्तुतिकरण किससे शुरुआत करते हैं? इजी रिहर्सल से, यानी कि सुगम
पूर्वाभ्यास से, इनकी इजी रिहर्सल से। देखिए जब भी किसी को अपनी बात कहनी होती है तो वो इजी लेवल से करते हैं। जैसे टीचर मान लीजिए क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इसी लेवल से पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, फिर डिफ़िकल्टी लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है, वो चीज़। सो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। सो क्वेश्चन है, ये आया था एक श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, YVSP श्रृंखला के लिए अगला अक्षर क्या होगा? NMOL, ठीक है, इनकी YVSP के आगे क्या है? अब देखिए इसको राइट आंसर है M, ठीक है, राइट आंसर क्या है? M। इसे सॉल्व किया तो क्या आया, देखिए Y कितने पे है, ठीक है, 25 पे, और V कितने पे है, 22 पे, S कितने पे है, 19 पे, और P कितने पे है, 16 में, ठीक है, यानी कि 16, 19, 22, 25, ठीक है। अब इसके हम नीचे जाएं, देखिए ये पीछे जा रहा है ना, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये वाला। P से अगर हम 3 पीछे कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, वो आएगा M। अब देखिए Y 25, 22, 19, 16 है ना, यहाँ पे 3 3 का गैप है। अब 3 क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 16, 19, इसके बीच में गैप क्या है 3 का, 90 से 22 में गैप 3 का, 22 से 25 में गैप है 3 का, तो 3 3 माइनस किया तो आ गया M, ठीक है। सो देखिए ये वो वाले क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने हमें बताए थे, हमने उस हिसाब से आपको ये प्रेजेंटेशन दी है कि ताकि आप उस टॉपिक्स को अच्छे से करें और आपका एग्ज़ाम जो अच्छे से हो जाए। इस वीडियो का PDF लेने के लिए ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। नमस्कार, जय हिंद, स्टडी बात में आपका स्वागत है। 23 फरवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक रिव्यू आपको मैं दूंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपको इस बार UGC नेट एग्ज़ाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज PDF, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 MCQs जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा PDF आपके व्हाट्सअप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे इवनिंग जो शिफ्ट है, ठीक है, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, उसमें एवोल्यूशन का क्वेश्चन था, डोमेन से संबंधित था, स्वयं या मूक में से कोई एक था, कुछ स्टूडेंट मूक कह रहे हैं, कुछ स्वयं कह रहे हैं, तो दोनों में से एक था, और टीचिंग मेथड से था, यानी कि टीचिंग मेथड्स आपको करना है, एवोल्यूशन करना है, डोमेन्स करना है, और स्वयं मूक और स्वयं प्रभा ये करने हैं। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिसर्च में रिसर्च सैम्पलिंग है, रिसर्च टाइप है, और अजर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। सैम्पलिंग है, टाइप्स है, और अजर्शन रीजन का क्वेश्चन देखिए एक आया था इसमें, तो आप इसके ऊपर फोकस करिए। कॉम्पिटिशन देखिए लेवल इजी ही है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। सो यूनिट फॉर कम्युनिकेशन में देखिए कम्युनिकेशन जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो आता है, मास मीडिया सोसाइटी से क्वेश्चन आया, और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उससे क्वेश्चन आया। और देखिए इसमें क्या है कि नंबर सीरीज आया, क्लॉक का क्वेश्चन आया, परसेंटेज और रेशो का क्वेश्चन आया। तो देखिए मैथ में परसेंटेज, रेशो और एवरेज ये तीनों चीज़ें करनी ही होती हैं। इससे आपका यूनिट 5 और यूनिट 7 DI दोनों निकल जाते हैं। तो नंबर सीरीज आपको करनी है, लेटर सीरीज भी आप साथ में कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 में देखिए प्रमाण होते हैं, प्रमाण की क्वेश्चन है, प्रमाण की टाइप्स, ठीक है, वो आपको करनी है, साइलोगिज्म करना है, और फैलेसीज करनी है। आपको इसके मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा कि कैसे क्वेश्चन थे, तो आपका जजमेंट हो जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं। सो देखिए यूनिट 7 की बात करें तो मॉडरेट लेवल है, अभी तक मॉडरेट ही आ रहा है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। सो यूनिट 8 में देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनकी ICT में इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन था, वो क्या था अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इंटरनेट से संबंधित था। फुल फॉर्म एक डायरेक्ट आ रही है, आपको याद करनी है। और डिजिटल इनिशिएटिव्स है, डिजिटल इनिशिएटिव देखिए जैसे स्वयं प्रभा मूक हो गया, और उसके अलावा देखिए बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टडी जैसे होती है ना आजकल, जो गवर्नमेंट ने भी शुरू की है, तो वो चीज़ें इसमें आपको करनी है, ठीक है। और यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में MDG और SDG, इनकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको करना है। और पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन देखिए, पहले पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था, अभी पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आया कि यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो प्रदूषण को फैलाते हैं, इनकी पोल्यूशन जो फैलाते हैं उन्हें कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। फिर आएगा, अभी फिर आया था
क्वेश्चन हज़ार्ड्स का, ठीक है। फिर हज़ार्ड्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया, यूनिट फिर 10 आ गया। हज़ार्ड्स होता है, देखिए हज़ार्ड्स के साथ आप मिटिगेशन भी जरूर करिए, ठीक है। हज़ार्ड्स होती है आपदा, तो हज़ार्ड्स का क्वेश्चन आया था आपको, पॉल्यूटेंट्स, हज़ार्ड्स, एसडीजी, ये क्वेश्चन आए थे आपको, ये टॉपिक के ऊपर फोकस कर लीजिए। यूनिट 10 में देखिए गवर्नेंस से क्वेश्चन था और एक्ट आए थे, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी सुटेड, यानी कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयोग होंगी, ठीक है। यानी कि अगर हम लर्निंग मेथड को, ठीक है, प्रमोट करते हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है, वो है प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि। देखिए प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। परियोजना पद्धति में कार्य की योजना होती है, उस कार्य का उद्देश्य होता है, उसकी कार्य प्रणाली करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बालकों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, वो समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है, जब आप स्कूल कॉलेज देखते हैं तो टीचर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, वो आपको खुद से बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोविड-19 का दे दे, है ना, कोविड-19 के ऊपर आप लिख के लेके आइए, तो आप सर्च करेंगे, स्टूडेंट सर्च करते हैं सबसे बेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट मेथड, किसी टॉपिक के बारे में दे देना तो स्टूडेंट का उसको हल करना जिसमें उसकी रुचि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा के चैनल कितने हैं, देखिए इसके 34 चैनल हैं। कई बुक्स में लिखा है 32, आप बुक्स अपनी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 32 लिखा है, लेकिन लेटेस्ट है 34। आप इसे अपडेट कर लीजिए, जहाँ पे 32 है 34 कर लीजिए। पिछले साल 32 थे, इस साल क्या है 34 हो चुके हैं, 2 नए ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपको 32, 34 का ऑप्शन आए, अगर आपने 32 पढ़ा है उसे टिक मत करिए, 34 के ऊपर क्लिक करना, तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। स्वयं प्रभा के चैनल है 34। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन, यानी कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसका पर्पस क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यू, यानी कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। अब देखिए मानवीय मूल्य क्या है, ठीक है। मानवीय मूल्य क्या है, देखिए जैसे व्यक्ति में होता है ना, कथनीय अकथनीय, शुभ अशुभ, करणीय अकरणीय के बीच विभेद होता है, ठीक है, वो है मूल शिक्षा, ठीक है, वो है मानवीय मूल्य, क्या सही है क्या गलत है वो। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन द इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है, ठीक है। यानी कि जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें की बिहेवियर क्या है आपको दिखना है, तो उसका राइट आंसर है ये वाला, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अनुदेशात्मक विविधता, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग देखें, प्रश्न पूछना ही ये नहीं है, स्टूडेंट आइडिया कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरिंग करना नहीं है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। शिक्षक शिक्षण को प्रभावशील बनाने के लिए विविध अनुदेशात्मक प्रविधियों का प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई लर्नर है, जब टीचर उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या है, विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक है। तो जैसे उसे चीज़ नहीं आती, जब शिक्षक उसे समझाते हैं तो वो जो होता है ना स्टूडेंट, वो अपने लक्ष्य का अनुभव करता है, यानी कि उसे क्या बनना है। जैसे आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ना, तो टीचर आपको एक ऐसी चीज़, जैसे आपको टीचर पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक आपको दे देंगे कि ताकि आप उसे अच्छे से अपनी तरफ से समझिए, है ना, तो वो क्या है, इफेक्टिव टीचिंग है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, आपको अनुदेश देना, आपने चीज़ पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आपको टीचर ने गाइड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ HTTP, क्वेश्चन आज के HTML का था या HTTP का था, तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए आपको ये फुल फॉर्म करनी है याद, फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया कंप्राइजेज ऑफ,
ठीक है। मल्टीमीडिया में क्या क्या है, उसमें है सी, यानी कि टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये तीनों चीज़ें आती हैं मल्टीमीडिया में। इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है, ठीक है। आप अखबार पढ़ते भी हैं, खबरें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सेट्स इन 2050 बाय नेशन आर इंटेंडेड टू अचीव बाय, ठीक है। जो SDG है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 में जो बनाए गए थे, उनका टारगेट कितनी देर का है कि उसको हम कब तक प्राप्त करेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल्स हैं उन्हें कब तक प्राप्त करना है, ठीक है, उन्हें प्राप्त करना है 2020 तक, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमें 2030 तक जो है वो प्राप्त करने हैं। कितने गोल हैं? 8 गोल हैं, टोटल 8 गोल है, ठीक है। एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल में 8 मेजर गोल हैं जिन्हें आपको अचीव करना है, जिन्हें सरकार को अचीव करना है 2030 तक। सो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज का 0, 6, 24, 60, 120 और साथ में x, यानी कि x की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है। राइट आंसर है 210, 210। सो ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे क्यूब चल रही है, ठीक है। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4, 5, ठीक है। यहाँ तक देखिए 120 तक 5 की क्यूब है। 1 की क्यूब को किया 1, ठीक है, 1 - 1, ठीक है। एक को अगर हम 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 1, -1 करेंगे आ जाएगा 0। 2 की क्यूब को देखिए 2 को 3 बार किया, 2 दिन 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस किया, माइनस क्या करना है, जो फ्रंट वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट में आएगा 6 की क्यूब, ठीक है, 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 3 बार करें थे 216 आएगा, उसमें 6 माइनस किए तो आ जाएगा 210। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए। नमस्कार, जय हिंद, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। 24 फरवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे, पूरा डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर। तो आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कैसा होने वाला है। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज PDF, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 MCQs जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में इनडायरेक्ट टीचिंग से क्वेश्चन आया था, लर्निंग डिसीज से आया था, की बिहेवियर से आया था, टीचिंग मेथड से आया था, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आया था। सो रिसर्च हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड में, इंपेरिकल रिसर्च से आया था, और डिडक्टिव इंडक्टिव से आया था, और सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। सो कंपेरिजन था ग्लोबल एजुकेशन से रिलेटेड, ईजी था। कम्युनिकेशन में देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, हार्ड डिस्क, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था। यूनिट 5 में देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, और ट्रेन का क्वेश्चन था, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए यूनिट 6 में अनुमान, फैलिसीज वगैरह के क्वेश्चन थे। सो देखिए अगर मैं बात करूँ डाटा इंटरप्रिटेशन की, लेवल इजी था। ICT में देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन था, फुल फॉर्म थी, डिजिटल इनिशिएटिव से था, ठीक है। यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अर्थक्वेक से क्वेश्चन था, नेचुरल गैस से, ओजोन लेयर से, और पोल्यूशन से क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन में देखिए गवर्नेंस से और स्कीम्स थी, और साथ में एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन थे। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से करिए, ठीक है। आप देख सकते हैं 0, 6, 24, 60, 120, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है 0 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्यूब चल रही है, जैसे 2 की क्यूब है तो 2 माइनस करना है, 3 की क्यूब है 3 माइनस करना है, 0 क्यूब है 0 माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा 210, ठीक है। 6 की क्यूब है, इसको 6 की क्यूब को आपस में देखिए 6 को 3 बार गुना किया, ठीक है, उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 210 बचा,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया था, वेयर डज इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट एनर्जी, भारत सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ उत्पादन करता है, ठीक है। तो उसका आंसर था, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ था और कैसे था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है थर्मल, ठीक है, थर्मल से प्राप्त करता है। देखिए 2-3 ऑप्शन थे, थर्मल उसका राइट आंसर है। अब देखिए मेन बात आती है जगह की, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है कि कहाँ पर करता है, तो आपको आंसर देना है झरिया। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में। अब देखिए थर्मल प्लांट क्या है, अब देखिए कोल जो होता है कोयला, उसे हम थर्मल भी बोल देते हैं, ठीक है। सो नियरली 80% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया इज़ फ्रॉम कोल, यानी कि देखिए भारत में जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, एंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसका मेन सोर्स क्या है? जो हमारे इंडिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, यानी कि देखिए इंडिया में जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, कहते हैं ना थर्मल प्लांट लगाया है, इनकी बिजली बनाने का प्लांट लगाया है, तो कोयले को कहते हैं थर्मल। तो इसका राइट आंसर है थर्मल। ये कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा देखिए जो ग्रीन पीस द लार्जेस्ट कोल बेल्ट इन इंडिया झरिया में है, ठीक है। सो भारत थर्मल से करता है, कोल को थर्मल कहा जाता है, ठीक है, या थर्मल को कोल कह दिया जाता है या कुछ भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन सी डी रोम। सी डी रोम का पूरा नाम क्या है? देखिए इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन BIOS। अब देखिए BIOS, अब देखिए इसके बाद देखिए BIOS की फुल फॉर्म क्या है? BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए ये होता क्या है, ये सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम का जो बोर्ड है उसमें प्री इंस्टॉल होता है। जब भी देखिए होता क्या है कि इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू रन ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड अप। देखिए जब भी कंप्यूटर चालू होता है, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो ये पहला सॉफ्टवेयर है जो अपने आप ऑन होता है। ये सबसे पहला ऑन होने वाला सॉफ्टवेयर है BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, यानी कि मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप स्क्रीन को संभालता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम, यानी कि विच टाइप ऑफ मेमोरी कहा था ना, कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को कौन संभालता है? रोम, ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो इसका देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन इन ए ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 31 a man in telephone poles in 1 minute if the poles are at equal intervals of 50 meter, what is the speed of train। यानी कि ट्रेन में जा रहा एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 31 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? यानी कि देखिए एक आदमी खड़ा है, टाइम पास कर रहा है ट्रेन के अंदर, तो वो पोल गिन रहा है, तो उसने 1 मिनट में 31 टेलीफोन के पोल गिने, ठीक है। अब देखिए यदि खंभे 50 मीटर की नियमित दूरी पर है, यानी कि एक खंभा यहाँ पे है, एक 50 मीटर की दूरी पे है यहाँ पे, फिर 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ इंटरवल्स बिटवीन द पोल टू द 31st, यानी कि देखिए पहले हमें देखना है कि हर एक पोल में कितना डिस्टेंस है, कितना इंटरवल है, यानी कि एक पोल यहाँ है, दूसरा कितनी दूरी पे है, टोटल पोल कितने हैं 31। तो उसमें से देखिए हमने एक पोल को, फर्स्ट पोल को देखा है, तो 31 में से 1 को माइनस कर देंगे, बाकी बचे 30, यानी कि उसने 31 पोल गिरे हैं, हमने 1 माइनस कर दिया, बाकी 30 बचे हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना है? देखिए डिस्टेंस है 50 मीटर का, ठीक है। 31 पोल में से हमने 1 माइनस किया, जो फर्स्ट पोल था हमने उसे हटा दिया, 30 बचे। अब 50 मीटर की जो दूरी है हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आया 1500 मीटर, ठीक है। अब जो 1500 मीटर आया, 1500 मीटर को हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिया 1 से, ठीक है। 15 मीटर को किससे डिवाइड किया? 1 से। क्यों? क्योंकि जो एक पोल था, ठीक है, तो 1 से डिवाइड किया, ठीक है। ये 1500
मीटर बटा मिनट आ गया। तो 1500 मीटर बटा अगर हम मिनट करेंगे, ठीक है, 1500 बटा जो मिनट है, 1 मिनट को अगर हम यहाँ पे देखिए 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, तो हम इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो इससे निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड है वो बताई गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला एन एशियन सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर एज ए हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन, यानी कि भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यानी कि देखिए यूनेस्को जो है वो आपको पता है हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे घोषित करती है। तो तक्षशिला को कब किया गया, ठीक है, ये ऑप्शन थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1980, यानी कि 1980, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी, न्याय दर्शन शास्त्र में बौद्ध गम्य वाक्य की क्रमबद्धता को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो न्याय दर्शन शास्त्र है, इनकी जो न्याय फिलॉसफी है उसे क्रमबद्ध कैसे लिखना है, ठीक है। न्याय दर्शन देखिए ऐसे होता है, एस्पिरेशन, एलिजिबिलिटी, कॉन्टिग्यूटी, मीनिंग, यानी कि आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। सो ये थे आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे, जो आपको मैंने बता दिए हैं। नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका स्वागत है। 24 फरवरी 2023 इवनिंग शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि आज शाम को शिफ्ट में कैसा पेपर आया था। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, अपकमिंग एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं आपको उसका आइडिया हो जाएगा। अगर आपको इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम की कम समय में सबसे बेस्ट तैयारी करनी है और पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज PDF, जिसमें आपको मिलेंगे 5000 MCQs जो कि बेस्ड है न्यू पैटर्न के ऊपर। तो पेपर 1 के टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 99 रुपीज़। पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पे आएगा। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी कॉस्ट है 99 रुपीज़। इसमें आपको फुली अपडेटेड कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए लर्नर सेंटर्ड मेथड आपको करना है, ये इवनिंग में आया है। टीचिंग फ्लो सिस्टम और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग ये आया है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अब देखिए यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में इवनिंग में देखिए रिसर्च मेथड्स आया है, स्टेप्स आए हैं, थीसिस आए हैं। कॉम्प्रिहेंशन लेवल इजी है। इवनिंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आए हैं। यूनिट 5 की बात करें मैथ्स की, लेटर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ पे आए हैं। ट्रेन का स्पीड था, डिस्टेंस था, ये आया था। यूनिट 6 लॉजिकल यूनिट, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें देखिए अनुमान है, प्रमाण है और फैलेसिस है, इसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन लेवल इजी ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, अगर आपको ये 3 चैप्टर आते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको DI की तैयारी करनी है, सबसे पहले 3 चैप्टर को पक्के कर लीजिए, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो को, जिससे आपका DI अच्छे से हो जाएगा। सो 8 नंबर यूनिट है ICT। सो इसमें इंटरनेट से क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म आई थी, और डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, जो लेटेस्ट वाले हैं वो आए थे। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज, नेचुरल हजार्ड्स, ओजोन लेयर से क्वेश्चन था और पोल्यूशन से था, ठीक है। यूनिट 10 में देखिए हायर लर्निंग से था, NIRF रैंकिंग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आप मेरी हर वीडियो देखें, मैं हर वीडियो में सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करता हूँ यूनिट के, कि ताकि आप उस टॉपिक से जो अच्छी तैयारी कर सके उसको नोट करें। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक्स तो पता है कि ये तैयार करने हैं, क्वेश्चन क्या है कि जब स्टूडेंट क्वेश्चन बताते हैं आधे उन्हें याद होते हैं, आधे भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम आपको उतने क्वेश्चन देते हैं जितने वो उन्हें याद रहते हैं। सो
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो द सीपीयू इज एसेंशियली द ब्रेन ऑफ ए सीएडी सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, ए कंट्रोल यूनिट एंड वेरियस रजिस्टर, ठीक है। इसमें एएलयू है और सीपीयू ऑफ्टन सिंपली रेफर टू एज ए प्रोसेसर। देखिए इसे सिंपली कई बार प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म बता दी, सीपीयू क्या है वो बता दिया, तो ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इसके ना मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था, मैच करना था लेकिन वो पता नहीं था, लेकिन आपको मैं स्वयं बता रहा हूँ क्या है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि स्वयं की फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल अपना कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जैसे होता है ना कि जैसे गांव है, स्कूल जैसे गांव है, शहर है, वहाँ पे क्या है, डिजिटल डिवाइड है। शहर क्या है, इंटरनेट वहाँ पे ज़्यादा है, गांव में नहीं है। लेकिन उसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि स्वयं को शुरू किया है कि ताकि सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएँ। सो नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 3 men 4 women 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days? यानी कि देखिए तीन पुरुष हैं, तीन पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। एक पुरुष जितना काम करता है एक महिला उससे दुगना काम करती है, और एक बच्चा एक आदमी के काम का आधा काम करता है। यानी कि यहाँ पे है आदमी और औरत इससे डबल काम करती है और बच्चा उसे आधा काम करता है, ठीक है। सो हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कम्प्लीट दिस वर्क इन 7 days? हमें किसका निकालना है, वुमेन का 7 दिन में कितना काम करती है। 3 जने काम करते हैं, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। मैन वुमेन को साइड करके हमें वुमेन का निकालना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 7 days में काम, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए गिवन है टाइम टेकन बाय 3 men 4 women 6 children टू कंप्लीट द वर्क इन 7 days, ठीक है। यानी कि 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं और 6 बच्चे हैं, 7 दिन में करते हैं। ए मैन डज द डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन, ठीक है। ए वुमेन डज डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन। ए चाइल्ड डज हाफ वर्क कंपेयर टू ए मैन, ठीक है। यहाँ पे रेशो देख लेते हैं मैन वुमेन की। देखिए यहाँ पे 1:2 है, ठीक है। ये वाला ये क्यों है, क्योंकि देखिए आदमी एक है, ठीक है, आदमी एक है और वुमेन कितनी है, 2 है। यानी कि अगर आदमी एक काम करेगा वुमेन 2 काम करेगी, ठीक है। और चाइल्ड और मैन का देख लीजिए कि जितना चाइल्ड काम करेगा, यानी कि चाइल्ड एक काम करेगा, आदमी उससे दुगना करेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना आदमी काम करता है उससे छोटा बच्चा जो है वो आधा काम करता है। लेकिन हम क्या लेंगे, हाफ नहीं लेंगे, हम लेंगे डबल। हम लेंगे कि बच्चा जितना काम करेगा चाइल्ड, आदमी उससे दुगना करेगा, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन वुमेन की कितनी आ जाती है, 1:2 और चाइल्ड और मैन की आ जाती है 1:2। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं मैन वुमेन और चाइल्ड की, वो आ जाती है 2:4:1, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई 2:4:1। 2 मतलब मैन की, 4 मतलब वुमेन की, चाइल्ड की 1, ठीक है। तो इसे फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे इसे फिल कर देंगे, इसमें 3 men 4 women 6 child है, ठीक है। तो 3 मैन, मैन की जगह पे देखिए यहाँ पे 3 मैन है, मैन की जगह 2 आ जाएगा ये वाला, और 4 women 4 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 3:2, ठीक है। हमारे पास आया 3:2 + 4 × 4 + 6 × 1, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। हमने क्या किया, हमने इसमें यानी कि जो ये वाला पोर्शन था हमारा ये वाला, इसमें हमने इस रेशो को डाल दिया, 2 डाल दिया इसमें, 4 डाल दिया इसमें, 1 डाल दिया इसमें। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रेशो निकाली है एफिशिएंसी की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके सब आया 196/4 × 7, यानी कि ये देखिए ये वाला जो है वो कैसे आया, ये वाला वो कैसे आया, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 7,
ठीक है, तो राइट आंसर है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम क्या है? इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, यानी कि इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाना, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹750 इज 1.2 द लॉस incurred when the same chair was sold for ₹100. What is the cost price of a chair? यानी कि एक कुर्सी को 752 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस कुर्सी को 400 रुपये बेचने पर हुए नुकसान का 1.2 गुना है। कुर्सी की लागत क्या है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुर्सी को बेचा 752 रुपये में, यानी कि लाभ हमें नहीं पता कितना हुआ, लेकिन अगर उस कुर्सी को 4 रुपये में बेचा गया, ठीक है, उसका नुकसान हो गया 1.2 गुना। तो कुर्सी की लागत कितनी है? ठीक है, यहाँ पे बेचने का बताया है, लागत नहीं बताई। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती है, CP होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, CP को हमने मान लिया X, यानी कि क्रय मूल्य जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कॉस्ट प्राइस को मान लिया X। तो बेचा कितने में है? ये हमारा है SP, यानी कि 752 में से हमने X माइनस कर दिया, यानी कि 752 का बेचा, हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितनी, हमने X मान लिया, 752 माइनस X हो गया इजकल टू, ठीक है, 1.2। 1.2 क्या आया? जो उसका लॉस था वो हमने वहाँ पे 1.2 लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया X। X मैंने CP माइनस 400, X यहाँ पे है, X यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है? 752 माइनस जो लागत मूल्य है वो, और X माइनस 400 लागत मूल्य माइनस 400। इसको सॉल्व किया, 752 को X के साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। X वाली जो रकम है वो एक साइड आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली एक साइड आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये आता है इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, 1232 कैसे आया? देखिए 752 के आगे क्या है? प्लस, ठीक है, ये है माइनस, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पे जाएगी तो ये निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गया प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है, 752, ठीक है, 752, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 480 और 752 का प्लस किया तो आ गया 1232। तो ये इसका राइट आंसर आया 560 रुपये, यानी कि 560 रुपये, 560 रुपीज़ क्या था उसका? वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आज इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट मेथड ऑफ ए टीचिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनकी शिक्षण की समुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? यानी कि देखिए जो असाइनमेंट मेथड है टीचिंग का वो किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिए हैं, रिस्टिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट या लेक्चर मेथड। अब देखिए इसका राइट आंसर है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, यानी कि विज्ञान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। अब देखिए असाइनमेंट में क्या है, जब देखिए टीचिंग में असाइनमेंट बनाने के लिए दी जाती है कॉम्बिनेशन, वो किसका होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का, ठीक है, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन और लेबोरेटरी का। अब देखिए कोई असाइनमेंट बनाई जाती है, पहले समझाया जाता है लेक्चर के जरिए, फिर उसको वैलिड करने के लिए लेबोरेटरी मेथड के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ये असाइनमेंट मेथड इससे बनता है। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे असाइनमेंट आपको बनाई जाती हैं, तब लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन।